हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 5 लंबाई एवं गति का मापन, इसका पार्ट 2 करेंगे। क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है ये। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख लीजिएगा। आज हम जानेंगे कि कोई भी वक्र रेखा होती है उसकी लंबाई को हम कैसे नापते हैं। तो अनीश और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसे कि चित्र 5.7 में दिखाया हुआ। देखिए यहाँ पे दिख रही है लड़ी, देखिए ये जो लड़ी लगा रही है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा, कितनी लड़ी हमें चाहिए, उन्होंने किस तरह से इसको मापा होगा। तो वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे कि चित्र 5.8 में दिखाया गया। जैसे इस तरीके से माप हम सकते हैं। इसके बाद धागे की सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का प्रयोग करके हम उसकी लंबाई को ईजिली माप सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों वक्र रेखा को नाप सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन दी कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। सुबह ही दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा या दूर होगा। तत्समय वो पद्मा कहती है कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनिश कहते हैं कि लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग दूरी बराबर होगी। तो देखिए ये बस स्टैंड है, एक चित्र है। दीपा और उसके मित्रों के घर दिखाए हुए हैं, बस स्टैंड और विद्यालय, इन सब की स्थिति दिखा रखी है। ये विद्यालय है, ये दीपा का घर है, ये अनीश का घर है, ये हरदीप का घर है, ये तसन्निम का घर है, ये पद्मा का घर है और ये क्या है, उद्यान है। तो देखिए विद्यालय से उद्यान कितनी दूर है। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही है। अब उनका परीक्षण अलग अलग क्यों है? क्योंकि विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने घरों से कर रहे थे। वो किसके घर से? पद्मा के घर से तो पास में है, तसन्निम के घर से थोड़ा दूर है, हरदीप के घर से बहुत ज़्यादा दूर है, दीपा के घर से तो सबसे ज़्यादा दूर है। इस हिसाब से वो क्या कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रेडिक्शन, उनका जो कैलकुलेशन होती वो क्या होती, बिल्कुल सेम होती। उनका अनुमान क्या होता, अगर वो यहीं से दूरी को नापती बस स्टैंड से, तो उनका जो निर्णय है, प्रेडिक्शन है, वो सेम होता है। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं और यहीं से हम क्या करते हैं, उसकी दूरी को नापते हैं। जैसे कि बस स्टैंड को लेकर अगर हम नापते हैं तो इस बिंदु को हम संदर्भ बिंदु कहते हैं बच्चों। कुछ दिन के बाद हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल की जो शिक्षिका थी, जो खेल खिलाती थी, वो शिक्षिका चाहती थी कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर में रेखाएं खींच कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल के कक्ष से लेते आती है। ठीक है, ये मापन टेप। दीपा, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसे बिंदु निश्चित कर लें जहां हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे और इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु ही कहेंगे। देखिए तो ये बनाया है उन्होंने लाइन से। कबड्डी का कोर्ट बनाने के लिए रेखाएं खींची गई है। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी और वो दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। जैसे ये रहा, इन सूचकों को पढ़ रही थी। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली अभी क्या है, 70 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर 70 किलोमीटर लिखा था। इसी बचत अगले किलोमीटर सूचक पत्थर 7 लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर जितना 1 किलोमीटर आगे बढ़ती जाती वही क्या होता, अपनी नाना नानी जी के घर के निकट पहुंच रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर दिल से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे कि वो कितनी दूरी पर है। परिस्थिति में दिल्ली को दिखाया भी गया, जैसे ये रहा 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है, 60, 50, 40, 30 किलोमीटर, 20, 10 और 0। और यहाँ पे क्या आ गई, दिल्ली आ गई।
यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर को दर्शाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया भी गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से अभी कितने दूरी पर है, 70 किलोमीटर है। सिंपल सी बात है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर 60 किलोमीटर लिखा हो तो मतलब पद्मा क्या है, दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट है बच्चों गतिशील वस्तु। गतिशील वस्तु क्या होती है, जो वस्तु क्या करती है, गति करती है, जो घूमती हैं। जैसे कि गाय खेत में चल रही है, ठीक है, तो वो क्या कारण है, गति। इस पेड़ क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। कोई वस्तु गति में तब कह सकते हैं जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। अगर किसी वस्तु की स्थिति बच्चों बदल रही है, ठीक है, पहले वो वस्तु यहाँ थी, फिर थोड़े टाइम बाद वो वस्तु यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, गति बोलेंगे, जो समय के साथ बदल रही है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, अगर बदलाव नहीं हो रहा है, कोई वस्तु है यहाँ है तो वो यही है, यहाँ से कहीं और नहीं गई है, तो ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्थिर कहते हैं। आपको ये 2 पॉइंट जरूर पता हो। जो समय के साथ अपने परिवर्तन करती है अपनी स्थिति को, उसे गति कहते हैं, और यदि समय के साथ उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्थिर वस्तु कहते हैं। इसी बार बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गति के प्रकार। गति जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक रबड़ लीजिए, निश्चित ऊंचाई से इसे छोड़िए, गति का अवलोकन देखिए, जो भी रबड़ है वो नीचे की ओर आएगी, बिल्कुल सीधी रेखा के अनुदेश गति करती है। जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वे सरल रेखा में गति करता है। अपने गणतंत्र दिवस पर परेड देखी होगी, परेड के समय विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए, क्या वे एक सीधी रेखा में चलते हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उस गति को क्या बोलते हैं बच्चों, हम सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है ये, और ये बिल्कुल सीधी गति कर रही सरल रेखा में, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, सरल रेखी गति कहेंगे। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति को हम पहचान भी कर सकते हैं। जैसे ये रबड़ है नीचे की ओर, हम इसको बॉक्स को यहाँ खिसका रहे हैं, ठीक है, ये नीचे की ओर गिर रहा है, लाइन से हम चल रहे हैं परेड में, तो ये क्या है, सरल रेखी गति को उदाहरण, ठीक है। तो गति का पहला प्रकार क्या है, सरल रेखीय गति। परंतु क्या वस्तु हमेशा सरल रेखा के अनुदेश ही गति करती है। कुछ वस्तु क्या होते हैं बिल्कुल सीधी गति नहीं करती। जैसे आपने झूले देखे होंगे, हिंडोलों पर झूलना आपने देखा होगा, उस पर झूले होंगे, तो वो किस तरीके से घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं। जब कोई वस्तु अपने वृत्तिपात के अनुदिश गति करती है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्तीय गति कहते हैं, जो गोल गोल घूमते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये झूला है, इस तरह से गति कर रहा है गोल गोल, तो इस तरह की गति को क्या बोलते हैं हम, वृत्तीय गति कहते हैं। तो आपका दूसरा गति का प्रकार कौन सा है बच्चों, वृत्तीय गति है। इसके बाद आपका तीसरा है, जैसे यहाँ पे एक रबड़ है, इसको ऐसे बांधा और ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं। ये बच्चा है, झूला झूल रहा है, तो इसे आगे पीछे गति कर रहा है। तो जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है, ठीक है, आगे पीछे गति करती है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, दोलन गति कहते हैं। तो ये गति का तीसरा प्रकार है। इसके बाद हम चौथा देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, अलग अलग प्रकार की गति देख पा रहे हैं। देखिए कुछ क्रियाकलाप है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की पतली पत्ती लीजिए और इसे एक छोर मेज पर दबा दीजिए। इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग कर सकते, जैसे इन्होंने करा हुआ। देखिए ना, धातु की है और इसमें क्या पुस्तक रख दी है इसके ऊपर। पट्टी के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए, ठीक है, इसको दबाइए। पट्टी के छोर की गति का अवलोकन कीजिए। कौन सी गति, तो ये क्या है, दोलन गति का उदाहरण है, इसे दोलन गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उस गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे मान लो एक है वो इस तरह से घूमी जा रही है, तो क्या बोलेंगे, आवर्ती गति। और जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है और बार बार प्रतिपात के अनुदिश घूमती है तो उसे दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। तो वृत्तीय गति और दोलन गति दोनों की प्रकृति क्या होती है, आवर्ती गति होती है, क्योंकि दोनों ही गोल गोल घूमती हैं। अगर विभिन्न प्रकार की चीजें हैं उसमें कहना उदाहरण लिखना है। सरेखीय गति, ऐसे वस्तु के नाम लिखने जो सरेखीय, वृत्तीय और दोलन गति करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ, देखिए ये दोलन गति है, ठीक है, ये वृत्तीय गति, ये गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, ये दोलन गति है।
तो इसमें हमें पहचान के उनको इसके अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। इसके हम सारांश देख लेते हैं जो जो हमने चैप्टर में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को हम ऐसा ही मात्रक को देशों के द्वारा मापन के मानक मात्रक के रूप में हम स्वीकार करते हैं। लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर होता है। 1 किलोमीटर कितना होता है बच्चों? 1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर कितने? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। जब दूरी किसी वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक वस्तु को गतिमान तब कहा जाएगा जब अपनी स्थिति किसी सापेक्ष समय के साथ बदलती है, जो हमने देखा अभी। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति की इधर उधर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? दोलन गति कहते हैं। तो हमने 3 टाइप की गति इसमें देखी। ये था बच्चों आज का चैप्टर। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।